नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन लेकर हाजिर हूं आपका बेहद पसंदीदा शो खबर दिन भर। खबर दिन भर में 5 अहम खबरों पर डालेंगे विस्तार से नजर, जो आज की महत्वपूर्ण खबरों में शुमार रही हैं। कौन कौन सी खबरें हैं आपको पहले बता देते हैं। दरअसल आज जो हम 5 खबरों पर नजर डालेंगे उसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे गैंगरेप पर सियासत का। देश के एक शांत शहर में ऐसी खलबली मची है जिसकी गूंज सिर्फ अदालत की दीवारों तक नहीं बल्कि सियासत के गलियारों तक सुनाई दे रही है। कॉलेज की एक होनहार छात्रा, एक नामी आध्यात्मिक चेहरा और एक ऐसी सियासी जंग जिसमें बयान, बहस और बवाल सब कुछ है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि क्या इंसाफ होगा और क्या कोई रसूख इस बार बच पाएगा। पूरी कहानी अब से कुछ देर के बाद आपको डिटेल में समझाते हैं कि आखिर क्या कुछ आज की तारीख में कोलकाता के भीतर हुआ है। इसके अलावा एक और अहम खबर जिस पर आज नजर रहने वाली है, भाषा नीति और भूचाल पर हमारी नजर रहेगी। दरअसल जब एक क्लासरूम का फैसला सड़कों तक पहुंच जाए और एक भाषा की स्कीम पूरे राज्य की राजनीति को हिला दे तो समझ लीजिए मामला सिर्फ पाठ्यक्रम का नहीं, पहचान का है। महाराष्ट्र में स्कूलों के लिए आई एक नई भाषा नीति ने ऐसा ही भूचाल खड़ा कर दिया है, जिसमें सवाल सिर्फ हिंदी बनाम मराठी का नहीं बल्कि भारत की पूरी भाषाई संरचना और संविधान के अधिकारों का है। आपको बताएंगे आखिर कैसे ये भाषा की लड़ाई महाराष्ट्र के भीतर लड़ी जा रही है। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, कुछ देर के बाद पूरी डिटेल आपके बीच। इसके अलावा एक और अहम खबर जिसका जिक्र हम करेंगे, बात करेंगे करोड़ों के कलेक्शन की। दरअसल अगर मैं कहूं कि सरकार के पास अब इतना पैसा आ रहा है कि हर दिन वो हजारों करोड़ों जमा कर रही है, तो क्या आप यकीन करेंगे? अगर मैं कहूं कि पिछले 5 साल में सरकार के खजाने में इतनी तेजी से इजाफा हुआ है कि एक आर्थिक इतिहास रच दिया है, तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन यह कोई दावा नहीं है, आंकड़ों की सीधी गवाही है। जीएसटी यानी कि वस्तु और सेवा कर ने वो कमाल कर दिखाया है जिसकी कल्पना 2017 में शायद ही किसी ने की हो। सरकार का खजाना अब हर महीने कैसे भर रहा है और इसका आपके भविष्य पर क्या कनेक्शन होगा, आपको बताएंगे कुछ देर के बाद। इसके अलावा एक और अहम खबर जिसका जिक्र आज करने वाले हैं, बात करेंगे ऑनलाइन अजान की। दरअसल आप कल्पना कीजिए, वो अजान जो कभी मस्जिद की मीनार से गूंजती थी अब आपके मोबाइल फोन में बजती है। एक तकनीकी बदलाव जो परंपरा से आगे बढ़कर अब राजनीति की जमीन पर उतर आया है। महाराष्ट्र की मस्जिदों में ऑनलाइन अजान की नई पहल ने विवाद तो आग लगा दी है, जहां धार्मिक आस्था, कानून और सियासत के बीच की लड़ाई छिड़ चुकी है। लेकिन ये क्या सिर्फ एक ऐप है या इससे कहीं बड़ा मुद्दा? इस डिजिटल अजान की पूरी कहानी और उस पर उठ रहे सवाल अब से कुछ देर के बीच आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इसके अलावा आपको एक और अहम खबर का जिक्र करेंगे, जिक्र मुर्दा सिस्टम की करेंगे। एक पुल था जो बंद था, आम लोगों के लिए बंद लेकिन खास लोगों के लिए खुला। एक विधायक की कार उस पुल से गुजर गई, पर एक बेटे के लिए अपनी मां की लाश लेकर उसी पुल को पैदल पार करना पड़ा। क्या यह सुशासन है या सत्ता का खेल? इंसानियत कब तक वीवीआईपी नंबर प्लेट के नीचे दबती रहेगी? हमीरपुर की यह घटना एक बड़ी पोल खोलती है। इसके पीछे की कहानी आप सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। थोड़ी देर में इसकी भी डिटेल आपके बीच लेकर हाजिर होंगे। इन 5 खबरों पर रहेगी हमारी विस्तार से नजर और जाते जाते बात पते की आपके बीच। लेकिन जब शुरुआत करेंगे तो शुरुआत दरअसल कोलकाता की करेंगे। एक देश का शांत शहर कोलकाता इन दिनों तूफान में है। एक ऐसा तूफान जो कानून की किताबों से निकलकर सियासत की गलियों तक जा पहुंचा है। 24 साल की लॉ स्टूडेंट के साथ हुए गैंगरेप ने बंगाल की सियासत को हिला दिया। कॉलेज, क्लासरूम और कानून की दुनिया से जुड़े इस जघन्य अपराध में अब राजनीतिक आरोप और प्रत्यारोप का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ पद्मश्री सम्मानित कार्तिक महाराज पर भी दुष्कर्म का गंभीर आरोप लग चुका है। कोलकाता पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नवाग्राम थाने में हाजिर होने का नोटिस भी भेजा। मगर अब इस केस की जांच करने कोलकाता पहुंची बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम
पर टीएमसी अब भड़क गई है। टीएमसी के नेता हैं शशि पांजा, उन्होंने सीधे निशाना साधा है। बिप्लब देब, सतपाल सिंह और मीनाक्षी लेखी और मनन मिश्रा ये दरअसल पहुंचे बंगाल। शशि पांजा ने कहा है कि यही लोग हैं जिन्होंने पहले भी महिलाओं के खिलाफ हुए मामलों में बेहद आपत्तिजनक और पक्षपाती बयान दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिप्लब देब के सीएम रहते त्रिपुरा में विपक्ष और पत्रकारों पर हमले हुए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हत्या हुई। बिप्लब आज बंगाल में न्याय की बात कर रहे हैं। सतपाल सिंह पर हमला बोलते हुए शशि पांजा ने याद दिलाया कि हाथरस केस में उन्होंने कहा था पुलिस और सरकार बलात्कार नहीं रोक सकती। और मीनाक्षी लेखी, जिन्होंने संसद में विपक्ष को धमकी दी थी कि चुप रहो वरना ईडी आ जाएगी। इतना ही नहीं, मनन मिश्रा के पुराने बयान का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा था बलात्कार पीड़िता के बयान को सच मानकर नहीं चलना चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की फाइंडिंग कमेटी जो है वो पहुंची है बंगाल, लेकिन उस पर अब सियासत जोरों पर है। दरअसल आपको बताते चले कि बीजेपी कार्तिक महाराज जैसे बलात्कारियों का बचाव करना बंद करे, ये कहा गया टीएमसी की ओर से। अगर उनकी फैक्ट फाइंडिंग टीम वास्तव में निष्पक्ष है तो उन्हें जाकर कार्तिक केस की पीड़िता से भी मिलना चाहिए। इधर बीजेपी नेता सतपाल सिंह का कहना है कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा पर गहरी चिंता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि लॉ स्टूडेंट केस का आरोपी टीएमसी से जुड़ा हुआ है, सरकार लीपापोती कर रही है, उसके परिवार से मिलकर न्याय की लड़ाई को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये लड़ाई न्याय के लिए है या चुनावी जमीन को गरमाने की तैयारी? क्या पीड़िताओं की आवाज सियासी जंग में दब जाएगी? क्या कार्तिक महाराज जैसे रसूखदारों पर भी कानून सख्ती से चलेगा? ये सारे सवाल अब जनता के बीच हैं और जवाब आना बाकी है। मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सवाल है, और खासकर उनके जो भी राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनसे मेरा सवाल है कि उड़ीसा जैसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री ने खुद यह सदन में बताया है कि 5 वर्षों में 64,000 से अधिक महिलाएं गायब हैं। कुंजर में अभी मुख्यमंत्री के जिले में एक लड़की 16 बरस की थी, उसका रेप करके उसको टांग दिया गया। गोपालपुर की घटना ने पूरे देश को शर्मसार किया। मयूरकंज की घटना को पूरे देश ने शर्मसार किया। और इतना ही नहीं, जिस हालात में ये उड़ीसा राज्य है जहां प्रतिदिन 45 और लगभग अब तक मात्र 10 महीने का जो रिकॉर्ड है वो 4500 से अधिक गैंगरेप की घटनाएं इस प्रदेश में घटित हुई है। ये भाजपा शासित प्रदेश है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी यहाँ फैक्ट फाइंडिंग टीम कमेटी कब भेजेंगे? आपको बंगाल की चिंता है, होनी चाहिए, स्वाभाविक है, वो इस देश का एक राज्य है। लेकिन जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां के लिए आप कब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजेंगे? वहां क्या कर रहे हैं? वहां की हालात स्थिति रोज बिगड़ती जा रही है, उसके बारे में आपका क्या सवाल है? हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी 5 सांसदों का दल आया था, यहाँ गांव गांव गया, किस तरह यहाँ दुराचार की घटना, किस तरह निर्मम हत्या, किस तरह बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, उसको पूरा उन्होंने कंपाइल किया है। और मैं समझता हूं कि ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा पूरी तरह स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मेरे पास आज का एक वीडियो है और वो आज ही का वीडियो है। मैं आपके बीच दिखाना चाहती हूँ कि एक तरफ हमारे यहाँ के कॉलेज के अंदर एक महिला डॉक्टर के साथ जघन्य अपराध होता है, दूसरी तरफ वकालत पढ़ती हुई छात्र के साथ अपराध होता है। और मैं खुद एक महिला वकालत की छात्र रही हूँ, तो मुझे लगता है कि छात्रों को सबसे सुरक्षित अपना कॉलेज का कैंपस दिखाई देता है। और अगर आप अपने कैंपस में जहाँ आप पढ़ने के लिए जाते हैं, जहाँ आप अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, वहीं पर अगर आप सुरक्षित महसूस नहीं करते तो पब्लिक प्लेसेस की क्या स्थान होगी ये हम सोच सकते हैं। आज का वीडियो है स्यूरी पंचायत का। ये देखिए, अगर आप फोकस कर पाए तो स्यूरी पंचायत की पंचायत अध्यक्ष, उसके कपड़े खींचे जा रहे हैं सड़क के ऊपर। आप बंगाल के अस्मिता को नग्न कर रहे हैं। इस प्रकार की अभद्र चीजें
अगर बंगाल के अंदर हो रही है तो बंगाल की अस्मिता कहाँ गई? आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आज मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि लगातार एक ऐसा स्त्री प्रधान प्रदेश जहाँ पर दुर्गा जी की पूजा की जाती है, जिसको स्त्री क्षेत्र, देवी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां पर महिलाओं के साथ बढ़ती हुई आपराधिक घटनाओं के प्रति यहाँ का शासन कुछ करने वाला है या कि नहीं करने वाला है। आज पुलिस कमिश्नर से बातचीत के दौरान हमने कहा कि हम विरोधी पक्ष नहीं बल्कि जनता के पक्षधर हैं। हम जनता के बेहतरी और बेहतर शासन की कामना करते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ की व्यवस्था एकत्र होकर एक कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहाँ पर रोज समीक्षा हो, महिलाओं के विरुद्ध जितने भी उनके अधिकारों का आक्षेप हो रहा है, ऐसे में उनके विरुद्ध जो भी अपराध हो रहे हैं उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। क्या यहाँ का प्रशासन ये करेगा? क्या यहाँ का प्रशासन ये निश्चित करेगा कि आकॉर्ड कॉलेज की तरीके से जिस प्रकार उन लोगों को छोड़ दिया गया था एक लाइफ इम्प्रिजन के माध्यम से, इस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन ठीक होगी और जिन अपराधियों ने इस प्रकार का अपराध किया है उनके खिलाफ दंड सख्त से सख्त और लाइफ इम्प्रिजन में नहीं बल्कि डेथ पेनल्टी नियुक्त होगी, क्योंकि ये गैंगरेप का मामला है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें वेंजेंस दिखाई देती है, जिसमें दिखाई देता है कि उस षड्यंत्र के द्वारा इन्होंने उसको वीडियोग्राफ भी किया ताकि जिंदगी भर उस लड़की को मोलेस्ट कर सके, उसको ब्लैकमेल कर सके, उसको शर्मिंदा कर सके। वो एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस है और हर ऐसी एग्रेवेटेड सर्कमस्टांस के अंदर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और महिलाओं के खिलाफ जितना काम यहाँ पर हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं अपराधीकरण राजनीति का हो गया है और राजनीतिक अपराधीकरण के चलते यहाँ तक कि शिक्षा का अपराधीकरण हो गया है। मेरे से पूर्व मेरे मित्रों ने आपको जैसे बताया कि अपॉइंटमेंट्स क्रिमिनल्स के हो रहे हैं कॉलेजेस के अंदर, वहां पे पुलिस वेरिफिकेशन नाम की कोई चीज है या नहीं? और एक हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जिसके ऊपर 2011 में मुकदमे हैं, 2013 के मुकदमे हैं, लगातार मुकदमे हैं, तो ऐसे कितने हिस्ट्री शीटर घूम रहे हैं इस प्रदेश के अंदर जिनके खिलाफ हिस्ट्री शीट तक फाइल नहीं हुई है। आप सोचिए, तड़ी पार एक व्यवस्था रहती है और जिसके अंदर इम्पाउंड किया जाता है और उसके तहत उस व्यक्ति को बाइंड कर दिया जाता है कि आप इस क्षेत्र में ही नहीं दिखोगे, लेकिन यहाँ पर तो वो भी नहीं हो रहा। और ऐसा व्यक्ति जो लगातार इन अपराधों में सम्मिलित है उसकी हिस्ट्री शीट तक नहीं बनी, आज तक वो खुला घूम रहा है और खुला घूम के सरकारी जो फंड से चलने वाला कॉलेज है उस सरकारी फंड से कॉलेज के अंदर उसको 500 रुपया डेली वेजर के रूप में भी मिल रहा है, उसका अंदर आना जाना है और साथ में उसको तनख्वाह भी दे रही है सरकार। और अव्यवस्था नाम की तो ये हालत है कि एसएटी करके इन्होंने एक नियम बना दिया है जिसमें अनियमित तरीके से कैसे इन्होंने लोगों को घुसाना है, अपने कार्यकर्ताओं को वो ये घुसा रहे हैं। इसकी शिक्षा का भी अपराधीकरण इन्होंने किया है। सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इट, at every level there is a governance failure, and that governance failure is that criminalization of politics has happened and their accommodation into educational institution is established. It is established that all these people get appointed as ad hoc teachers sometimes, as ad hoc staff sometimes, and in violation of पश्चिम बंगाल में गणतंत्र है। इसका दृष्टांत, इसका उदाहरण इस बात से है कि ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दरअसल ये तो भाजपा के कुछ प्रतिनिधि आ रहे हैं, तो एक राजनीतिक डेलीगेशन है ये, और वो आके बंगाल आएंगे, घूमेंगे और देखेंगे। लेकिन जब हमारी डेलीगेशन तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधि जब उत्तर प्रदेश पहुंचने की कोशिश की, हाथरस, या जब त्रिपुरा जाने की कोशिश की, जब असम में जाने की कोशिश की, तब उनको रोका गया। तो इससे यह प्रमाण है कि पश्चिम बंगाल में गणतंत्र है और उन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में गणतंत्र नहीं है। दूसरी बात, सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कलकत्ता पुलिस 12 घंटे जब गुजरे कि वो कंप्लेंट आया, आरोप आया, उन आरोपियों को पकड़ा, 3 लोगों को पकड़ा और उनको पुलिस ने कस्टडी में लिया। जांच पड़ताल शुरू हुई समय अनुसार और
जो पीड़िता है उसकी स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड की गई। इन लोगों से मोबाइल वगैरह उठवा लिया गया। उसके बाद जो गार्ड है उसको भी अरेस्ट किया गया और इसी दौरान 9 मेंबर कोलकाता पुलिस के पुलिस आधिकारिक को लेके 9 मेंबरों का भी टीम शुरू हुआ है, जिसको कहते हैं स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और ये टीम कर रही है। यही असली सच्चाई है। Violation of all the regularizations, whether under the Bar Council rules or under the Education Ministry rules. They have violated every provision to accommodate criminals, and those criminals are the political representative of the current government. That is where the problem lies, and it is under these circumstances there is a complete governance. कभी कभी खामोशी चीख से ज्यादा डर पैदा करती है और मणिपुर की वादियों में इस वक्त सिर्फ सन्नाटा नहीं है बल्कि डर, दहशत और आक्रोश की खामोश लहर दौड़ रही है। चुरान चांदपुर जिले में दिन दहाड़े खूनी हमला हुआ। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक कार में सफर कर रहे 4 लोगों को गोलियों से भून दिया। इस वारदात की सबसे भयावह बात यह है कि मारे गए लोगों में एक 60 साल की महिला भी शामिल, जो शायद अपनी जिंदगी की उस उम्र में थी जहां उन्हें सुकून मिलना चाहिए, लेकिन यहां मौत घात लगाकर उनका इंतजार कर रही है। पुलिस के मुताबिक यह हमला दोपहर करीब 2 बजे मोंगजांग गांव के पास हुआ, जब पीड़ित अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे। अचानक घात लगाए बैठे हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इतना करीब से फायरिंग की गई है कि चारों की मौके पर ही मौत हुई। गोली चलाने वाले कौन थे, क्यों घात लगाकर मारा गया, ये एक सोची समझी हत्या थी या जातीय तनाव का कोई नया चेहरा, फिलहाल ये सब रहस्य बना है। मारे गए लोगों की अब तक कोई पहचान नहीं हुई। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि वो कहां से आ रहे थे, कहां जा रहे थे। जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में कई एंगल्स खंगाल रही हैं, लेकिन इस वारदात की जिम्मेदारी अब तक किसी संगठन ने नहीं ली। चश्मदीदों की माने तो हमलावरों ने इतनी नजदीक से गोलियां चलाई कि बचने का कोई मौका नहीं मिला। घटनास्थल से 12 से ज्यादा खाली कारतूस मिले। सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा, सघन तलाशी अभियान चलाया, सीसीटीवी फुटेज खंगाली। चश्मदीदों के बयान भी दर्ज किए गए। घटना ऐसे वक्त हुई है जब मणिपुर पहले से ही जातीय और सांप्रदायिक तनाव से झुलस रहा है। बीते 1 साल से यहां कई बार कर्फ्यू, हिंसा, आगजनी के दृश्य देख चुके हैं। ऐसे में इस नई वारदात ने एक बार फिर राज्य को अनिश्चितता और भय की आग में झोंक दिया। प्रशासन ने जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है, लेकिन सवाल यह है कि क्या हर बार अपील से हालात सुधरते हैं? क्या हर गोलीबारी के बाद घटना की जांच जारी है कह देना काफी है? आखिर ये हमलावर कौन थे जो बार बार राज्य की शांति को ठेंगा दिखा रहे हैं? मणिपुर को शांति चाहिए, लेकिन बारूद की गंध हर दावे पर सवाल उठा रही है और अब पूरा देश देख रहा है। क्या मणिपुर एक बार फिर खून की होली से उभरेगा या ये हिंसा पर किसी और नया मोड़ लेने वाली है और एक नया मातम ये हिंसा लेकर आएगी? क्या भाषा सिर्फ संवाद का जरिया है या हमारी पहचान? क्या हिंदी का विरोध महज एक भाषा से दूरी है या दिल्ली से दूरी का प्रतीक? महाराष्ट्र की गलियों से लेकर तमिलनाडु के चौराहे तक एक पुराना जिन फिर बोतल से बाहर निकला है। त्रिभाषा नीति यानी कि ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, इसका जिन। महाराष्ट्र सरकार ने जब स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और तीसरी अनिवार्य भाषा बनाने का आदेश जारी किया तो मानो मराठी अस्मिता पर किसी ने हमला बोल दिया। मराठी संगठनों, शिवसेना, कांग्रेस, एमएनएस सबने सड़कों पर आकर विरोध किया, मार्च की चेतावनी दी और सरकार को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया। आखिरकार सरकार को आदेश वापस लेना पड़ा और अब ये मामला एक कमेटी के हवाले है। पर सवाल वही है, क्या 3 भाषाओं की नीति हर राज्य पर थोपना उचित है या ये भारत की भाषाई विविधता को दबाने की कोशिश? दक्षिण भारत पहले से ही हिंदी थोपने के विरोध का गढ़ रहा है। तमिलनाडु में तो ये ऐतिहासिक आंदोलन रहा है और अब महाराष्ट्र भी इस सूची में शामिल हो गया है। असल विरोध क्या है समझिए। राज्यों को डर है कि केंद्र हिंदी को धीरे धीरे राष्ट्रीय भाषा के तौर पर स्थापित करना चाहता है, जबकि संविधान में हिंदी सिर्फ राजभाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा। पूर्वोत्तर के राज्यों को आशंका है कि इससे उनकी स्थानीय भाषाएं हाशिए पर चली जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में तो ये नीति छात्रों पर मानसिक बोझ बन सकती है।
क्योंकि ना संसाधन है, ना प्रशिक्षित शिक्षक हैं। जहां मराठी या तमिल जैसी भाषाएं सांस्कृतिक अस्मिता का केंद्र हैं, वहां हिंदी को अनिवार्य करना क्षेत्रीय स्वाभिमान पर सीधा हमला माना जाता है। विरोध करने वालों का ये भी कहना है कि हिंदी सीखकर कोई खास रोजगार नहीं मिलता, अंग्रेजी या स्थानीय भाषा ही अधिक प्रैक्टिकल है। और अगर बात संविधान की करें तो अनुच्छेद 345 के तहत राज्य अपनी आधिकारिक भाषा तय कर सकते हैं, केंद्र नहीं। यही वजह है कि भाषा की ये बहस सिर्फ स्कूली पाठ्यक्रम नहीं, एक भावनात्मक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जंग बन चुकी है। दुनिया भर के कई देशों में भी एक भाषा थोपने जाने पर आंदोलन हुए हैं। श्रीलंका में तमिलों का आंदोलन हो चुका है, चीन में उइग्रों की जंग जारी है। भाषा संवेदना है, सत्ता की योजना नहीं। इसलिए सवाल है कि क्या भारत जैसे विविधता वाले देश में एक समान भाषा नीति लागू करना तर्कसंगत है? क्या ये सशक्तिकरण है या फिर सांस्कृतिक वर्चस्व की रणनीति? आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की कमेटी क्या रिपोर्ट देगी, ये भी दिलचस्प बात होगी। लेकिन फिलहाल ये तय है कि भाषा के नाम पर ये लड़ाई अब सिर्फ लिपियों की नहीं, अस्मिता की हो चुकी है। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार के खजाने में पैसों की ऐसी बौछार हुई है जैसी पिछले 5 सालों में कभी नहीं देखी, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन यह हकीकत है। भारत सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 में जीएसटी कलेक्शन का वो रिकॉर्ड तोड़ डाला है जो पिछले 5 साल में कभी नहीं बना था। जी हां, 22 करोड़ 8 लाख रुपए की ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन अब तक का सबसे ज्यादा ये कलेक्शन है। यानी कि सोचिए, जिस टैक्स सिस्टम को 2017 में लागू किया गया था, उस पर शुरू में भले ही संशय के बादल थे, लेकिन आज ये टैक्स सिस्टम भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे मजबूत आधार बन चुका है। वित्त वर्ष 2020 और 21 में जहां जीएसटी कलेक्शन महज तकरीबन 11.37 लाख करोड़ रुपए था, वो अब 5 साल में दुगना होकर 22.08 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है, जीएसटी न सिर्फ सरकार की आमदनी बढ़ा रहा है, बल्कि भारत की टैक्स व्यवस्था को भी अधिक पारदर्शी और कुशल बना रहा है। अब जरा मासिक आंकड़ों पर भी नजर डालिए। 2024-25 में औसतन हर महीने 1.84 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, यानी हर दिन लगभग 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स। पिछले वित्त वर्ष में यह औसतन 1.68 लाख करोड़ था, उससे पहले 1.51 लाख करोड़। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में यह आंकड़ा 2 लाख करोड़ रुपए प्रति महीने को भी पार कर सकता है। लेकिन सरकार का खजाना भरने का यह सिलसिला सिर्फ टैक्स रेट से नहीं हुआ है, बल्कि टैक्स देने वालों की संख्या में भी नया मुकाम हासिल किया है। 2017 में जहां सिर्फ 65 लाख टैक्स पेयर जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड थे, वहीं आज यह संख्या 1.51 लाख करोड़ पार हो चुकी है। कल्पना कीजिए, एक समय था जब अजान की आवाज मस्जिद के मीनार से आती थी, अब वो मोबाइल स्क्रीन पर फ्लैश होती है। पहले मोहल्ले की हवा में घुलती थी अजान, अब वो ऐप से डाउनलोड होती है। जी हां, अब अजान ऑनलाइन हो चुकी है। लाउड स्पीकर पर शोर नियंत्रण कानूनों के बाद महाराष्ट्र की कई मस्जिदों ने नया रास्ता चुना है। ऑनलाइन अजान एक ऐसा ऐप है जो न केवल अजान की टाइमिंग बताता है, बल्कि लाइव अजान का प्रसारण भी करता है। यानी अब मोबाइल में बजेगी अजान ताकि जो मस्जिद नहीं पहुंच सकते हैं वो नमाज का वक्त मिस ना करें। लेकिन अब इस डिजिटल इनोवेशन पर सियासी तूफान उठ खड़ा है।
AIMIM के मालेगांव विधायक मुफ्ती इस्माइल ने इसे लेकर राज्य सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि मुझे समझ नहीं आता ऑनलाइन अजान कैसे होगी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया बेवजह कानून व्यवस्था का मुद्दा बना रहे हैं और मस्जिदों में जाकर लोगों को परेशान कर रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल का इशारा सीधा महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी सीएम अजीत पवार की ओर भी था। उन्होंने कहा, अजीत पवार मुस्लिमों के समर्थन की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार में बैठे मंत्री क्या कर रहे हैं ये भी देखना चाहिए। यानी साफ है, ये मामला अब सिर्फ अजान का नहीं, ये लाउड स्पीकर से निकलकर राजनीतिक लाउड स्पीकर बन चुका है। तो जरा जानिए ये ऑनलाइन अजान ऐप है क्या। दरअसल तमिलनाडु की एक कंपनी के जरिए बनाया गया ये ऐप लाइव अजान प्रसारित करता है। इसमें मस्जिदें खुद को रजिस्टर कर सकती हैं, नमाज की टाइमिंग अपडेट कर सकती हैं और दूर दराज में बैठे लोगों तक अजान की सूचना भेज सकती हैं। खास तौर पर वो महिलाएं, बुजुर्ग या फिर दफ्तरों में काम करने वाले लोग जो मस्जिद नहीं जा सकते, उनके लिए ये तकनीक एक पुल की तरह काम कर रही है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने लाउड स्पीकर पर बैन नहीं लगाया, बल्कि ध्वनि सीमा तय की है। दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल। इसका पालन करते हुए कुछ मस्जिदें अब बॉक्स स्पीकर या ऐप का सहारा ले रही, यानी शोर कम लेकिन परंपरा बनी रहे। यही है इस डिजिटल बदलाव की सोच। वहीं जब मुफ्ती इस्माइल ने से भाषा विवाद में पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा कि किसी भी भाषा का विरोध गलत है। हिंदी इस देश की भाषा है। उन्होंने गुजरात, कर्नाटक और तमिल का उदाहरण देते हुए कहा, हर राज्य की अपनी भाषा होती है, हिंदी का विरोध किसी भी सूरत में ठीक नहीं। बिहाफ पर बनाया गया है, इसमें किन उलमा ने इसकी इजाजत दी है, क्या इसके बारे में दारुल इफ्ता से मालूमात की है, नहीं की है, क्या इसके रीजन रहे हैं, तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। और अगर ये मुफ्तियाने इकराम से पूछकर नहीं बनाया गया, वैसे ही बना दिया गया, तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गलत है। तो आज जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, हर शख्स जदीदियत की तरफ और नई टेक्नोलॉजी की तरफ दौड़ रहा है, मगर ये शरीयत की रोशनी में गलत होगा। और मुंबई के मस्जिद के ऊपर के अनधिकृत लाउड स्पीकर से आज मुंबई करने मुक्ति पाई। एक बेटा अपनी मां को आखिरी बार घर ले जाना चाहता था, लेकिन रास्ते में खड़ा था सिस्टम का बेरहम पहरेदार। पुल का बोर्ड था, रास्ता बंद है, लेकिन वो बंद सिर्फ आम लोगों के लिए था। विधायक के लिए रास्ता खुला था और शव के लिए बंद। शर्म आना चाहिए ऐसे सिस्टम को, जहां सत्ता के पहिए VIP नंबर प्लेट देखकर घूमते हैं और एम्बुलेंस की सायरन पर थम जाते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सिस्टम ने साबित कर दिया है कि आम आदमी अभी भी आम ही है और विधायक खास से ऊपर है। यमुना नदी पर बना पुल मरम्मत के कारण बंद था, नोटिस जारी था, रास्ता सील, जनता रोकी गई, लेकिन उसी बंद पुल से बीजेपी विधायक की कार को 6:44 पर आगे जाने दिया गया। कुछ घंटे बाद 9:30 बजे जब एक एम्बुलेंस पहुंची जिसमें एक मां की निर्जीव देह थी, तो उसे वहीं रोक दिया गया। ना पुलिस, PCG, ना प्रशासन। सिर्फ सोचिए, जब कोई शव एम्बुलेंस से नहीं जा सकता लेकिन नेता खाली गाड़ी ले जा सकता है, तो क्या यही है सुशासन का चेहरा। मजबूर बेटा शव को स्ट्रेचर पर रखकर 1 किलोमीटर लंबा पुल पैदल पार करता रहा। आंखों में आंसू, दिल में आग और सवाल सिर्फ एक, क्या इंसानियत अब सिर्फ नेताओं की कार में बैठकर चलती है? चलिए अब जाते जाते आपको बात पते की बताते चलते हैं। आज की बात पते की है कि खुश रहना कोई बड़ी बात नहीं, बल्कि एक छोटा फैसला है जो हम रोजाना करते हैं। अपनी सोच बदलो, छोटी छोटी खुशियों को गले लगाओ और देखो कैसे जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है, क्योंकि असली खुशी बाहर नहीं अंदर छुपी होती है। ऐसी बात पते की के साथ मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। बने रहिए आप इंडिया वॉइस के साथ। बेहद शुक्रिया आप सभी का।